अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानज़ादा। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और इमरान खान की कैद लंबी होती जा रही है और इस्टेब्लिशमेंट की पीटीआई से मुतालिक पॉलिसी में कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है, तो वैसे वैसे अब खुद पीटीआई बदलती नज़र आ रही है। इमरान खान के सामने इस्टेब्लिशमेंट के सरेंडर के दावे और तवक्कात करने वाली पीटीआई अब उसी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए दुआएँ और इल्तिजाएँ कर रही है और इस ख्वाहिश का इज़हार कर रही है कि अब हर सूरत में पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट का डेडलॉक ख़त्म होना चाहिए और गलतफहमियाँ दूर होनी चाहिए, जिस पर हुकूमत दावा कर रही है कि तहरीक इंसाफ अब एनआरओ मांग रही है। आज जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने एक दफ़ा फिर हुकूमत के बजाय इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करने का मौक़िफ़ दोहरा दिया है, जबकि जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई में गलत फहमियाँ दूर होनी चाहिए। इससे पहले वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए इंटरव्यू में तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ़ हसन ने कहा कि रियासत के मुफाद में पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात की अशद ज़रूरत है। मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ कि ये डेडलॉक मज़ीद बरकरार ना रहे। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात नहीं है, उनसे एंगेजमेंट की बात है कि जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो, उनको भी ये एहसास हो कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी फ़ौज के खिलाफ नहीं है। हर महाज पे तहरीक इंसाफ ने अपनी फ़ौज को डिफेंड किया है। हम पाकिस्तानी सियासत में एस्टैब्लिशमेंट के रोल के खिलाफ हैं, उस पर इमरान खान साहब का उसूली मौक़िफ़ है। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए आज कौमी असम्बली में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई अब एनआरओ के लिए मिन्नतें तरले कर रही है और हाथ जोड़ रही है। उन्होंने हमें ताना दिया है कि जी एनआरओ हम लेते हैं। इस वक्त रऊफ़ हसन साहब जो है वो तरले और मिन्नत कर रहे हैं, हाथ जोड़े हैं कि एनआरओ दे दो। कल भी उनका बयान आया हुआ था। रोजाना जो है बानी पीटीआई अंदर से कह रहा है कि फौज के साथ मुज़ाकरात करने। वाज़ेह रहे कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुज़ाकरात के लिए पीटीआई के सामने शर्त रखी थी कि डायलॉग से पहले पीटीआई को 9 मई पर कौम के सामने माफ़ी मांगनी पड़ेगी। साथ में ये भी कहा था कि मुज़ाकरात होंगे तो सियासी जमातों के दरमियान होंगे और फिर इमरान खान ने जवाब दिया था कि 9 मई पर हमसे माफ़ी मांगी जाए क्योंकि ज़्यादती तो हमारे साथ हुई है। मगर अब तहरीक इंसाफ शिद्दत से इस ख्वाहिश का इज़हार कर रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ गलत फहमियाँ दूर हो जाएँ और डेडलॉक ख़त्म हो जाए, राब्ते बहाल हो जाएँ। और कुछ दिन पहले पीटीआई की इस ख्वाहिश की एक झलक वाज़ेह तौर पर नजर आई थी जब इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इमरान खान ने अचानक जलसा मनसूख कर दिया और फिर जेल ट्रायल की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों के मुताबिक वो जलसा मनसूख करने के बावजूद अगले दिन बहुत खुश और मुतमईन थे। मगर इसके बाद उल्टा जेल में इमरान खान पर सख्तियाँ बढ़ा दी गई और फिर इमरान खान से मुलाकात के बाद शेर अब्दुल मरवत ने कहा कि इमरान खान जलसा मनसूखी के फैसले पर पछता रहे हैं। और फिर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए खुद इमरान खान ने कहा कि जलसा मनसूख करने के बाद पार्टी में लड़ाइयाँ हो रही हैं, कारकुन गुस्से में हैं और हमें गालियाँ पड़ रही हैं। मगर सिर्फ यही नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस गैर मामूली राब्ते से मुतालिक भी तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और तज़ादात सामने आए हैं। पहले तो पार्टी मानने को तैयार ही नहीं थी कि इस्टेब्लिशमेंट ने जलसा मनसूख कराया। फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इतराफ़ किया कि इस्टेब्लिशमेंट ने ही जलसा मनसूख कराया, जिसके लिए इस्टेब्लिशमेंट के मेरे और मिस्टर गौर खान से राब्ते थे। मगर फिर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कह दिया कि जलसा इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं बल्कि खुद इमरान खान ने मनसूख कराया। और अब पार्टी के चेयरमैन मिस्टर गौर खान ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ अली अमीन गंडापुर से राब्ते में थी और उन्हीं से बातचीत कर रही थी। हालांकि अली अमीन गंडापुर कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट का मिस्टर गौर खान से भी राब्ता था मेरे साथ साथ। जलसा के बिल्कुल पैगामात आए थे, पैगाम एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही आया। ये सब कोर्स उनकी तरफ से आया था, मैसेज आया था कि जी वो अली अमीन साहब को आया था कि जी जलसा मनसूख होना चाहिए इन सर्कमस्टांसेस में। आपको भी ये बताया गया था, क्या कन्वे किया गया था कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये पैगाम आया है? खान साहब ने पूछा नहीं किसकी तरफ से, किस लेवल से पैगाम आया है? जो भी कोई बात हुई होगी अली अमीन साहब ने बात की है। डायरेक्ट पैगाम था ये? नहीं, वो अली अमीन साहब के साथ हुआ है तो है जो कम्युनिकेशन बात हुई है, मैंने आपको बता दिया, अली अमीन साहब ने बता दिया। जब ये कहा गया कि जी एक दफ़ा खान साहब से जाके मिलें और खान साहब से आप बात करें इसके ऊपर, खान साहब को बताएं कि हालात हैं, क्योंकि खान साहब तो जेल में हैं, तो मैंने तो साफ इनकार कर दिया क्योंकि मैंने कहा मैं तो सुबह से आवाम को लेके निकलूंगा और मैं तो सुबह से जाने के लिए किसी भी सूरत तैयार नहीं हूँ। तो फिर ये कहा गया कि आपको फ़ोन में मिला देते हैं, तो मैंने कहा फ़ोन पे तो मुझे पता नहीं आगे से कौन हो, आजकल डीप फेक और आवाज़ें इस तरह की हैं। तो फिर मैंने कहा कि फिर आप वीडियो कॉल में मुझे मिला दें खान साहब से। चलो वीडियो कॉल भी ठीक है, अगर आप कहते हैं होनी चाहिए बात खान साहब के साथ तो वीडियो कॉल भी ठीक है, मैं बात करने को तैयार हूँ। मैं जाने को तैयार नहीं हूँ, मैं सुबह से आप कल लोगों को लेके निकलूंगा। जाहिर बात है चेयरमैन साहब मिस्टर गौर साहब से भी रब्ता था, तो उस बात पर उन्होंने कहा कि फिर चेयरमैन साहब जाके मिल लें और खान साहब को हालात बता दें। तो मैंने कहा मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। एक तरफ जहाँ तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों और डायलॉग की ख्वाहिश का इजहार करने के साथ साथ कन्फ्यूजन में नजर आ रही है, तो वहीं नून लीग के अंदर भी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर तज़ादात सामने आ रहे हैं। नून लीग जो तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे रही थी, उसने अब इस्टेब्लिशमेंट की तरह मुज़ाकरात के लिए पीटीआई के सामने ये शर्त रख दी है कि 9 मई पर माफ़ी मांगेंगे तो ही मुज़ाकरात होंगे। मगर इससे पहले रीडर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी ने द न्यूज़ और जग में अपनी खबर में इंकिशाफ किया था कि राना सनाउल्लाह को पार्टी क़यादत ने महमूद खान अचकज़ई से बातचीत करने की जिम्मेदारी दे दी है और नून लीग इसरार कर रही है कि वो और उसकी इत्तेहादी जमातें बराह रास्त पीटीआई से मुज़ाकरात करना चाहती हैं और अगर पीटीआई चाहे तो मुज़ाकरात पस पर्दा भी किए जा सकते हैं।
अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिलवास्ता बातचीत के लिए नून लीग महमूद खान अचकज़ई से राब्ते में है। ज़राए का कहना है कि नून लीग के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह को पार्टी क़यादत ने महमूद खान अचकज़ई से बात करने की जिम्मेदारी दी है और नून लीग का इसरार है कि PTI के साथ उसके और उसकी इत्तेहादी जमातों के मुज़ाकरात बराह रास्त हों। खबर के मुताबिक कहा जाता है कि बिलवास्ता बातचीत फजूल मश्क होगी। अगर PTI को लगता है कि उसके हामी और वोटर्स PTI के नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से मुज़ाकरात की हिमायत नहीं करेंगे तो ऐसी सूरत में नून लीग ने मुबैना तौर पर महमूद खान अचकज़ई के तवस्सुस से PTI को बराह रास्त लेकिन पसे पर्दा मुज़ाकरात की पेशकश की है। ज़राए का कहना है कि महमूद खान अचकज़ई को कहा गया है कि वो बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए PTI की आला क़यादत से मुशावरत करें, जिसके लिए तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए कमेटी नामजद करनी चाहिए जो पसे पर्दा बातचीत कर सके। मगर ये खबर सामने आने के बाद नून लीग के सीनियर रहनुमा हसन इकबाल की तरफ से ये बयान सामने आया कि मुज़ाकरात से पहले PTI को 9 मई पर माफ़ी मांगनी पड़ेगी, जबकि ख्वाजा आसिफ ने PTI से मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी। इमरान खान और उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। PTI इस दहशत गर्दी की, इंतहा पसंदी की और मुल्क दुश्मन सियासत से यू टर्न लेकर कौम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, फिर उनके लिए जगह बनेगी। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात ये PTI के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आप हक में नहीं है। मगर अपोजिशन तहरीक के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने नून लीग से राब्तों की तस्दीक कर दी है। रोज़नामा जंग में सहाफ़ी मुमताज़ अलवी की खबर के मुताबिक सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान महमूद खान अचकज़ई का कहना था कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए हुकूमत से मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं है। ताहम इस हवाले से अपोजिशन में से इमरान खान के अलावा किसी दूसरे की राय की कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने मुझे हुकूमत से मुज़ाकरात का अख्तियार दिया है। आइन के लिए नवाज शरीफ समेत तमाम सियासतदान एक सफ़े पर हैं। मैं राना सनाउल्लाह से मिल चुका हूँ और बातचीत के सिवा मुल्क को आगे ले जाने का कोई रास्ता नहीं है। एक सवाल के जवाब में महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि PTI को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश का मस्बत जवाब देना चाहिए था। ये सारे के सारे मामलात हो रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की महमूद खान अचकज़ई साहब से भी बात हुई है और इसके अलावा आज उन्होंने असेंबली में तकरीर भी की। हमारे साथ बोलिए ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। अब आपकी तरफ से ज़ाहिर है तनकीद की गई PTI पर, उससे पहले वीकेंड पर आपने बयान दिया नून लीग के इजलास के बाद कि भाई मैं बिल्कुल हामी नहीं हूँ। फिर आपने इस बात की भी तस्दीक की शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में कि नून लीग के अंदर नवाज शरीफ साहब ने ऐसी कोई बात हुई नहीं है, मुज़ाकरात वगैरह की कोई बात ही नहीं हुई। अब एक खबर ये ज़रूर थी कि महमूद खान अचकज़ई को ये पैगाम दिया गया है कि PTI बराह रास्त बात करे अगर उसे बात करनी है, मगर क्या अब बिल्कुल भी कोई बातचीत का मामला नहीं है? महमूद खान अचकज़ई साहब से भी आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक है, तो क्या उस ताल्लुक के ज़रिए भी कोई बातचीत का मामला नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बात जब बानी PTI ने बयान दिया ना कि जी मैंने सियासी जमातों के साथ जो है मुज़ाकरात के लिए मैंडेट दिया है महमूद खान अचकज़ई साहब को, ये उससे पहले जो है जब एस्टेब्लिशमेंट की बात हुई तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने, और मैंने असेंबली के फ्लोर पे आज ये कहा है कि उन्होंने कहा है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट में किसी के बिहाफ के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं कर सकता। ये मेरी उनके साथ ये बात हुई। मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त एहतराम करता हूँ। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, उनका एक अपना नज़रिया है, मेरा एक अपना नज़रिया है, लेकिन वी हैव बीन एबल टू को एग्जिस्ट for such a long time, 5, 6, 7, 8 decades जो हैं गुजर चुके हैं। और मैं तमाम जो नज़रियाती लोग हैं उनका, चाहे मेरा जितना भी इख्तलाफ हो, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं नहीं ये फ़र्ज़ जो है निभा सकता कि मैं बानी PTI के बिहाफ पे जो है बात करूँ उससे, एस्टेब्लिशमेंट से। तो उन्होंने बाद में जब बानी PTI ने फिर जो है बयान अपना बदला, उन्होंने कहा जी कि मैं उनको सियासी जमातों के साथ राब्ते में जो है ना वो मैंने उनको मैंडेट दी है। अब आज फिर उनका बयान आया है कि हम इनसे इसलिए बात नहीं कर सकते कि इनके साथ बात करना जो है वो 8 फरवरी के इलेक्शन को तस्लीम करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये 3 स्टांस जो बानी PTI में बदले हैं, इन सब में कॉन्ट्रडिक्शन है। एक बुनियादी जो है तजाद है इन तीनों बयानात में। पहले एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, उसके बाद जो है जो सियासी पार्टी हैं जो इस वक्त इत्तेहाद में, हुकूमती इत्तेहाद में, उनसे बात करनी है। और फिर उसके बाद आज उन्होंने कहा जी कि मैं उनसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे फिर इलेक्शन तस्लीम करने पड़ेंगे 8 फरवरी के।
तो ये अब मगर ख्वाजा साहब ये बात वो मुतादिद दफ़ा कर चुके हैं, मगर हुकूमत की तरफ से फिर भी ये कभी कहा जाता है कि बात करनी है, मगर फिर आपने वीकेंड पे कह दिया बात नहीं करनी। एहसान इकबाल साहब ने कहा कि जी पहले 9 मई पे माफ़ी मांगे। अब 9 मई पे माफ़ी वाला जो मुतालबा है वो एस्टैब्लिशमेंट का है। क्या ऐसा है कि हुकूमत चाह रही थी कहीं ना कहीं कि बात करें, बात आगे बढ़ाएं ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी आए, मगर एस्टैब्लिशमेंट ने आप लोगों को पैगाम भेजा है कि वाजे करें कि बात कोई नहीं होगी, पहले 9 मई पे माफ़ी होगी, क्योंकि तो एस्टैब्लिशमेंट वाला मौका तो रहा है। इस किस्म की एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से शाहजेब कोई मुतालबा या हमारे ऊपर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि जी पहले 9 मई का मामला जो है तो ख़त्म किया। मेरा ख्याल है 9 मई का जो सानहा हुआ है वो एक कौमी मामला है, तो सारी कौम को उस पर एक उस इशू के ऊपर इकट्ठे खड़ा होना चाहिए, जिसमें आप लोग मीडिया भी है, जिसमें हुकूमती इत्तेहाद भी है, जिसमें मैं समझता हूँ कि पीटीआई को भी जो है अपने अंदर जो है जो भी इसके कल्प्रेट है, चाहे वो बानी पीटीआई खुद है, उनको दे शुड हैव एन अकाउंटेबिलिटी विद इन देयर रैंक्स आल्सो। उसके बाद जो है आप अदालतें बहुत बड़ा फैक्टर है इस सारे सिलसिले में। इसको एक कौमी मसला, एक नेशनल, मैं समझता हूँ कि रेड लाइन क्रॉस हुई है। वो फौज की रेड लाइन नहीं क्रॉस हुई, वो कौम की, पाकिस्तान की सालमियत की रेड लाइन क्रॉस हुई है। उसमें हमें मुत्तहिद होना चाहिए, सारी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। बानी पीटीआई का भी बयान आया हुआ है कि अगर हमारी सफ़ों में किसी ने किया है तो वो जो है मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। साहब वो एक बयान आया था जिसके बाद लगा कि शायद वो सॉफ्ट हो रहे हैं, मगर फिर उन्होंने कहा कि तो फॉल्स फ्लैग था, इन्होंने ही कराया था, जो मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं इन्होंने ही कराया था, जुडिशल कमीशन बनाएंगे तो सारे आ जाएगा, इन्होंने ही सीसीटीवी छुपाई है, उन्होंने वो फौरन पलट गए थे अपने। अब देखें, अगर वो फॉल्स फ्लैग था तो अब क्यों उनके साथ बात करना चाहते हैं? ठीक है ना, कॉन्ट्रडिक्शंस का एक पूरा सैलाब है, तजादात की एक पूरी आंधी चली हुई है बानी पीटीआई के दिमाग के अंदर जो है। वो किसी बात पे एक जगह खड़े हों तो कम से कम जो आपने अभी बात की है ना, एक फिक्रा आपने इस्तेमाल किया है, कोई स्टेबिलिटी है। अब वो एक फरीक है इस सारे मामलात में, पाकिस्तान की सियासत में जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें वो फरीक है। और एक फरीक जो है वो भी जो आप कह सकते हैं कि एक कवि फरीक है, उनका एक वजूद है और वजूद जो है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन वो कहीं खड़े तो हों, वो को अपनी शनाख्त तो बताएं कि उनकी शनाख्त क्या है, किस चीज़ के ऊपर उनका क्या स्टैंड है, 9 मई पे उनका क्या स्टैंड है, मुज़ाकरात पे उनका क्या स्टैंड है, इलेक्शंस पे उनका क्या स्टैंड है। ये सारे जो है गोल्ड पोस्ट जो शिफ्ट करते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें उनका नुकसान हो रहा है, साथ कौम का भी नुकसान हो रहा है। वैसे मगर फिर अचकज़ई साहब से, क्योंकि मैं फिर जानना चाहूँगा क्योंकि आपकी ज़ाती बातचीत बहुत ज़्यादा है, जब उन्होंने आपको ये बता दिया कि भाई ये मैं इस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं जाऊँगा इनके बिहाफ पे मुज़ाकरात करने के लिए, मगर क्या वैसे फिर उन्होंने कहा कि जी बातचीत करते हैं, कोई बातचीत का कोई रास्ता खुला, और क्या वाकई नून लीग की तरफ से पैगाम गया कि भाई आप पीटीआई से कहें कि डायरेक्ट हमसे बात करें अगर करनी है तो? नहीं, उन्होंने शाहजेब आज असेंबली के अंदर जो बात की है, मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है, जो भी उनका एक स्टैंड है, बड़ा पुराना स्टैंड है, उन्होंने उसके मुताबिक बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर बातचीत करना है तो सारे बैठे, उस सारे में सब ले आए हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट भी ले आए हैं, पीटीआई भी ले आए हैं, हुकूमती इत्तेहाद भी आ गया है, जुडिशरी भी आ गया, उसने सब हर अदारे का नाम लेके उनको जो बात की है, जो मैं उस वक्त शोर शराबा हो रहा था लेकिन जो मैं सुन रहा था, वो उन्होंने जो बात की है कि उन्होंने एक नेशनल डायलॉग की बात की है। उन्होंने ये मुज़ाकरात जो है बायलैटरल मुज़ाकरात की बात नहीं की, उन्होंने मल्टीलैटरल मुज़ाकरात की बात की है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो इस वक्त अपने आप को इशराफिया समझते हैं, वो हैं या नहीं, ये हम लोग सियासतदान हैं या आप इसको जुडिशरी को या एग्जीक्यूटिव को, अशराफिया का लफ्ज़ तो जो है वो बड़ा मुतबर्रक किस्म का लफ्ज़ है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हुक्मरान जो हमारी एलीट है, रूलिंग एलीट जो है, उसके बहुत से चेहरे हैं, बहुत से उसके रूप हैं, बहुत से उसके आप कह सकते हैं मुख्तलिफ जो एक कंपार्टमेंटलाइज अगर आप उसको करें तो उसमें 5-6 बन जाते हैं। उसने कहा है, महमूद खान ने कहा है कि जी कि वो सारे मिलके बात करें, जो मैंने अंडरस्टैंड की है आज फ्लोर के ऊपर, उन्होंने कहा सारे मिलके बात करें। मैं समझता हूँ कि वो नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं, वो किसी बायलैटरल डायलॉग की बात नहीं कर रहे महमूद खान चकज़ई साहब। और दिस इज अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट on what is being discussed in
on the national theme वैसे today मगर or अब ज़ाहिर है yesterday इमरान or खान day साहब before. इमरान खान साहब बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात चाहते हैं। अगर वो इनडायरेक्टली आप लोगों से बात करेंगे भी तो अचकज़ई साहब के जरिए करेंगे, वो खुद नहीं करना चाहते, वो कहते हैं फॉर्म 47 वाले हम क्यों खुद करें। तो अचकज़ई साहब इस रोल में भी तैयार हैं ताकि वो कल मुनकर हो सकें, वो इसलिए करते हैं कल वो मुनकर हो सकते हैं। मैं तो नहीं बात की थी, जो बात कर रहा था। तो आपने ये बात अचकज़ई साहब से कही, हमारे प्रोग्राम में तो कर रहे हैं, आपने उनसे कही ये बात? मैं कल फ्लोर पे कह दूंगा असेंबली में कि इनसे बच के रहना, ये मुकर जाएंगे, खराब कराएंगे तुम्हें, सारी उम्र की तेरी क्रेडिबिलिटी है और क्रेडिबिलिटी है उसकी। मैं आई डोंट सब्सक्राइब टू इस जो उनकी जो पॉलिटिक्स के बाद ऐसे रुख हैं, मैं उनको सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल नहीं सपोर्ट करता। लेकिन एक कंसिस्टेंसी तो है ना, वो उसकी एक स्टैंड है, एक हल्का है, उसका हल्का है भाव है। लेकिन इनका तो स्टैंड ही कोई नहीं है पीटीआई वालों का, इनका तो कोई सर पैर ही कोई नहीं है इनकी पॉलिटिक्स का। वैसे बड़ा वाज़ेह स्टैंड है ये कि हमें बात इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, उन्हीं के पास इख्तियार है। ये सीधा स्टैंड है उनका कि इन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं के पास इख्तियार है। अब तो ज़ाहिर है इल्तिजाओं पर और दुआओं पर ज़रूर आ गए हैं कि जी खुदा करे मामला हो जाए, मगर जब नहीं होती बात तो तनकीद भी सख्त ही करते हैं वो उन पर। देखिए ये मैं फिर कहूँगा कि ये आपने जो बात कही है, मैं भी वही कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी तो लेके आए अपने उस स्टैंड के अंदर। अगर अपोजिशन करनी है, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की, दे शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अगर उन्होंने उनसे बात करनी है और उनके साथ मिलकर कोई रास्ता निकालना है, दे शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। दे ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड वाली बात एक दिन बढ़ के मारी, दूसरे दिन तरले करने शुरू कर दिए। ये क्या सियासत हुई? ये कोई स्टैंड है? ये तो कोई स्टैंड नहीं है, ये तो सिट है, स्टैंड तो नहीं है। वैसे फिर आपकी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई, उनके हवाले से जो खबर थी आप ही ने उसकी तरदीद भी की और आपने कहा इस हवाले से कोई बात नहीं हुई, मगर नवाज शरीफ साहब इस वक्त सोच क्या रहे हैं? अगर उन्होंने इजहार किया हो, क्योंकि आपके लीडर होने के साथ साथ वो दोस्त भी हैं, वो क्या साइड में खड़े होकर देख रहे हैं कि जी इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मेरे और मेरी पार्टी के साथ किया था, तो अब जो हो रहा है भुगते हैं, इस्टेब्लिशमेंट अपना क्रिएट किया हुआ जो भी मामला है उसको देखें, या फिर वो खुद कोई राय रखते हैं, वो समझते हैं कि कुछ इंगेजमेंट हो, कोई बातचीत हो? मेरी इस टॉपिक पे मियां साहब, बड़े मियां साहब के साथ बात नहीं हुई, किसी स्टेज पे बात नहीं हुई। अभी मैं रीसेंट बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई इसमें क्लैरिटी आए ना कि कुछ चीज़ें जो सेटल एक कुछ ऐसी चीज़ें जो उनकी पेश वक्त सेटलमेंट करनी पड़ेंगी, जिस तरह 9 मई है उसकी सेटलमेंट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद बानी पीटीआई का एक स्टैंड है, वो क्या स्टैंड है ये भी लोगों को पता लगना चाहिए कि वो ख्वालिद साहब, अगर कल को इमरान खान कह दें कि मैं नवाज शरीफ के साथ बात करने को तैयार हूं, सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए आगे बढ़ने को तैयार हूं, तो फिर देखें, अगर वो ये बात कर देते हैं, लेट्स अज्यूम, मैं आपकी बात जो है उसको एज एग्जांपल लेता हूं, अगर वो ये बात कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि ये सारे जो आज महमूद खान अचकज़ई ने बात की है, और मैंने ये बात की थी असेंबली के फ्लोर पे कैद से निकल के, तो फवाद चौधरी साहब ने कहा था इसका सॉफ्टवेयर चेंज हो गया। मैंने यही बात की थी कि ये डायलॉग जो है, एक या दो जो फरीक हैं उनमें डायलॉग होने से ये जो है ना, ये एक किस्म का डायलॉग नहीं होगा, ये मोनोलॉग ही होगा। ये अगर आपने मल्टीलैटरल एक प्लेटफॉर्म पे ये बात करनी है तो उसमें सारे लोग जो देखें, महमूद खान अचकज़ई ने अगर कहा है ना कि सारे मिलके बात करें, वहां पे ये जो है सारे के सारे वी मस्ट गो विद क्लीन हैंड्स। बस अब और बातें अगर हमने करनी, बस अब कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, क्योंकि आपने कहा कि स्टैंड क्लियर करें, तो अगर इमरान खान ये कहें कि वो नवाज शरीफ साहब से बात करने को और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो कम से कम कोई रास्ता निकल सकता है, बात आगे बढ़ सकती है। मेरा ख्याल है कि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ऑफर है, आप देखें कि वो तमाम चेयर्स के ऊपर जो है पूरी फ्रंट रो को जाके उन्होंने हाथ मिलाया, ऑल द वे महमूद खान अचकज़ई की सीट तक के सबसे हाथ मिलाया उन्होंने, और फिर ऑफर की अपनी तकरीर में कि जी आए बैठे मिलके इसका को हल निकालते हैं। जब लीडर ऑफ अपोजिशन में थे, उन्होंने जब ये बात की तो जो है अपनी कुर्सी की पुश जो है लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ करके इमरान खान ने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। अब इस बंदे से कौन बात करे? इस बंदे की जो
जो फिजिकल जो उसकी आप कह सकते हैं कि एक उसकी जो मेंटल स्टेट होती है उसकी फिजिकल जो है वो रिप्रेजेंटेशन भी कर देता है। सर मगर वो इतनी हकारत के साथ जो है वही तो सवाल कर रहा हूँ कि वही बंदा जिसका ज़ाहिर अभी तो मौक़िफ़ नहीं है, अगर वो फ्लेक्सिबल होता है तो आप लोगों के पास इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त और विल, अपनी विल दोनों है बात करने के लिए। मेरा अपना ख्याल है कि अगर सिंसेरिटी के साथ सारे लोग कहीं बैठ के हम जो मैंने फिर रिपीट करूंगा, मैं आपकी समखराशी कर रहा हूँ कि अगर इस मामलात का जो इस क्राइसिस में जिसमें से हम गुजर रहे हैं इनका कोई हल ढूंढें तो ज़रूर ढूंढना चाहिए। उसमें कोई मैं मज़ायका नहीं समझता, उसमें सब लोग बैठ जाएं, उसमें जो PTI है वो भी बैठे, उसमें जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो भी बैठे, उसमें जो है डेफिनेटली एस्टैब्लिशमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, उसमें अदलिया भी आए, लेकिन जो है ये सबसे पहले जो है एवरीबॉडी शुड कम विद क्लीन हैंड्स। बहुत शुक्रिया वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं हो क्या रहा है। हमारे साथ सीनियर साहब तज़कियाकार उमर चीमा साहब और मुनीर फारूक साहब मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उमर चीमा साहब, ये जो डायलॉग है, ज़ाहिर इमरान खान साहब तो कभी आगे जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, कभी पीछे जाते हैं, कभी तनकीद करते हैं, कभी मुज़ाकरात की बात करते हैं। अचकज़ई साहब के ज़रिए हुकूमत से बात करने की ज़रूर बात करते हैं, वरना फॉर्म 47 की हुकूमत कहते हैं। मगर क्या हुकूमत भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है? कभी खबर आती है जी बातचीत करने के लिए तैयार हैं, फिर कहते हैं 9 मई की माफ़ी मांगे, जो कि इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है। हो क्या रहा है? शाहज़ेब, ये हर तरफ कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। आप देख लें कि पहले जो बात आई वो ये थी कि मियां नवाज शरीफ ने मैंडेट दे दिया है कि मुज़ाकरात किए जाएं। बाद में ख्वाजा आसिफ बोले, उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने मीटिंग में कोई बात ही नहीं की। वैसे ये जो बातें कर रहे हैं ये मुज़ाकरात करना किससे चाहते हैं? क्या इमरान खान इनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं? वो इनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। पहले जब उनसे बात हुई थी उन्होंने कहा कि मैं जब शहबाज शरीफ जो है उन्होंने कोई मुज़ाकरात की दावत दी तो इमरान खान बोले, उन्होंने कहा कि मैं क्या शहबाज शरीफ के साथ मौसम का हाल डिस्कस करना है। तो वो इनको एज अ संजीदा प्लेयर ही नहीं लेते। आई डोंट नो कि ये क्यों करना चाहते हैं। या तो ये है कि कोई पब्लिक कंजम्पशन के लिए कि अगर लोग बात करें तो हम एक रिकॉर्ड के लिए एक चीज़ कह दें ताकि हम कहें जी कि हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार थे। बाकी इसी तरह जो मामला है वो PTI की तरफ जाएं तो PTI वाले जो हैं बैरिस्टर गोहर, उनका भी ये कहना था कि मुज़ाकरात अगर हमने करने हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे, नून लीग के साथ हम मुज़ाकरात क्यों करेंगे। तो लिहाजा ये बात मुझे आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट का तल्लुक है वो भी इनको वो PTI को संजीदा नहीं लेते। वो ये समझते हैं कि जो इन्होंने किया है, जो उन्होंने कोई प्री कंडीशंस रखी हैं कि पहले कोई 9 मई के हवाले से माफ़ी मांगें, दूसरा उन्हें इमरान खान जो है उन पर एतबार नहीं है, तो पहला जो एक स्टेप है वो तो 9 मई है। तो 9 मई पर तो इमरान खान या उनकी पार्टी तो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। तो ये बातें ही चलती रहेंगी। अलबत्ता इसका एक फ़ायदा, इस कन्फ्यूजन का एक फ़ायदा जो PTI को होता है वो ये है कि वो अपने वर्कर्स को ये रियलाइज़ कराते रहते हैं कि बस साड़ी गल हो गई है, यानी कि बस अब जो है ना को मुज़ाकरात चल पड़े हैं और इमरान खान जो है वो जल्द ही जेल से बाहर आ रहे हैं और उसके बाद इमरान खान होंगे और वो होंगे और वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, ताकि अगर वो कोई स्ट्रगल फटीग फील कर रहे हैं कि हमने इतनी देर इतना दूर आगे चल कर आए तो मंजिल तो अभी दूर तक नज़र नहीं आ रही, तो वो अपने लोगों की कंजम्पशन के लिए या उनको एनर्जाइज करने के लिए ये बातें मुज़ाकरात की जो गुफ्तगू है या इस बारे में जो डिस्कशन चल रही है उसकी इससे ज़्यादा मुझे अफादियत नज़र नहीं आती। और मुनीर फारूक साहब, जो कन्फ्यूजन इस तरफ है कि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट में भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है कि बात कर ली जाए, मामला कहीं ना कहीं कोई दरवाज़ा खोला जाए, या वहाँ अभी तक उतनी ही सख्ती है? शाहजेब साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, कोई भी बात नॉर्मली पावर पॉलिटिक्स के अंदर होती है। अगर कोई बात किसी से मनवाना चाहता है या तो होता है कि आपके पास लेवरेज क्या है। आप बहुत गहरा मुशाहिदा करते हैं हालात का खुद भी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास लेवरेज क्या है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास बहुतात है लेवरेज की। फैज़ हमीद साहब को उन्होंने गिरफ्तार कर रखा है। रिटायरमेंट के बाद उनके ताने बाने इमरान खान से मिलते
हैं, ऐसे निशानात और ऐसा इम्प्रेशन उन्होंने दे रखा है। इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होने के जो इम्कानात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो लेवरेज तो इस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के पास है। उनकी ना कोई मजबूरी है ना ही कोई ज़रूरत कि वो इस वक्त इमरान खान साहब से रब्ता करें या मुज़ाकरात करें। दूसरी बात यह है कि जहाँ ये हुकूमत खड़ी है, इस हुकूमत के पास तो फ्रैंकली देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। ये तो फ्रॉम अ वेरी माइनर थिंग टू द मैक्सिमम, पीटीआई को कुछ कमेटी नहीं कर सकते। हाँ, मुलाकातें, गुफ्तगू, नशिस्तन, बर्खास्तन, वो तो ठीक है, सियासी माहौल का हिस्सा है, वो ये गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा देने के लिए कुछ भी नहीं है। और इस्टेब्लिशमेंट अपने मौक़िफ़ पर जहाँ पहले रोज़ खड़ी थी आज भी वहीं खड़ी है। और जो हालात नज़र आ रहे हैं कम से कम अगले 6 महीने में भी इस्टेब्लिशमेंट वहीं खड़ी नज़र आएगी, इसलिए क्योंकि ना ही वो इस वक्त किसी ऑप्शन पर काम कर रहे हैं, ना ही उन्होंने हुकूमत पर से हाथ उठा लिया है, ना ही उन्होंने इमरान खान के लिए कोई नरम गोशा रख लिया है। क्योंकि हम एक कॉम्परेबल व्यू अगर लें दोनों सूरत हाल का, जो दोनों अदवार थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ इस्टेब्लिशमेंट का रवैया ज़रा माइल हो गया था, इसीलिए उनको बाहर भिजवाने के लिए जब वो बाहर तशरीफ़ ले गए तो बहुत सा रास्ता हमवार किया गया। लेकिन यहाँ इमरान खान साहब को साल से ऊपर हो गया है जेल में, वो खुद बता रहे हैं कि मेरे लिए सख्तियाँ बढ़ रही हैं, मेरे मसाइल बढ़ रहे हैं, कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पास ये सोच भी है कहीं भी किसी कोने में कि शायद बात कर ली जाए, शायद गुफ्तगू आगे बढ़ाई जाए। वो तो कहते हैं माफ़ी मांगे, माफ़ी देनी है या नहीं इसका फैसला भी हम करेंगे। मगर फिर उमर चीमा साहब, इस सारी सूरत हाल में ज़रा एक तो रास्ता खुला था और वो अली अमीन गंडापुर साहब के ज़रिए था। अब पार्टी उस पर कन्फ्यूज़ ज़रूर है, कोई बयान देता है कि कोई किसके ज़रिए रब्ता हुआ, किसके ज़रिए नहीं हुआ। गंडापुर साहब कहते हैं सिर्फ मुझसे नहीं इस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता किया, गौहर खान साहब से भी किया, गौहर खान साहब कहते हैं मुझसे नहीं किया, सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब से किया। मगर उसका नतीजा ये ज़रूर हुआ कि इमरान खान साहब माने, जलसा मनसूख हुआ। आज वो इस बात पर पछताते हैं, ख़ुद पार्टी के रहनुमा बताते हैं। मगर क्या इससे नुकसान ही हुआ और उल्टा क्या बेवकूफ़ बना दिया गया पीटीआई को कि अब उनका अपना वर्कर 8 सितंबर के जलसे को लेकर कन्फ्यूज्ड है, होगा नहीं होगा। अब रहनुमा कह रहे हैं पता नहीं क्राउड निकलेगा नहीं निकलेगा, जो कि मरवत साहब ने इजहार किया। शाहजेब, जिस पोजीशन पे पीटीआई खड़ी है या वो जिस सूरत में वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। इनको पहले कई तरह के शॉक्स मिलेंगे तो उसके बाद हो सकता है कि इनके साथ को मुज़ाकरात की बात शुरू हो। मेरा तो एक बड़ा ये कतई होना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा एक बड़ा कतई किस्म का इस पे मौक़िफ़ है। मुझे ये लगता है कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है, जब तक ये मौजूद है, इमरान खान के साथ इनके ताल्लुकात बेहतर हो ही नहीं सकते। और उसकी वजह यह है कि अगर इनका कोई अपने ज़ाती तजर्बात शामिल ना होते तो फिर हो सकता है कि कोई बाकी लोगों की बातों पे इन्हिसार किया जा सकता कि शायद वो दूसरों के साथ ऐसे हैं, वो हमारे साथ ऐसे नहीं होंगे। तो जब वो खुद उनका एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है तो वो इमरान खान पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। बाकी ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये जो इन्होंने जलसा अपना कैंसिल किया है, एक तो ये है जी कि उस पर पछता रहे हैं, दूसरा इस पर एक काउंटर आर्गूमेंट या काउंटर क्वेश्चन ये है कि ये अगर जलसा होने दे तो फिर क्या होता अगर इनके लोग इधर ना पहुंच पाते, अगर कोई इस तरह की कोई वारदात हो जाती कि जो इनको एक 9 में अभी तक वो सेटल नहीं हुआ, कोई और इशू इनके लिए बन जाता, तो मेरे ख्याल है कि ये हर 2 सूरतों में उनके लिए मसाइल थे ही। अभी इनको 8 सितंबर की जो डेट चल रही है, इन्होंने आप देखते हैं कि इन्होंने क्या करना है। मुझे नहीं लगता कि अभी भी कुछ कर पाएंगे, ये भी इनकी डेट इसी तरह गुजर जानी है। तो ये एक तो है कि इमरान खान की जो एक एजिटेशनल पॉलिटिक्स है उसमें तो वो कामयाब रहे हैं। अब जिस काम के लिए वो एजिटेशन करते आए हैं वो है पावर, वो है कि आपके जो पावर ब्रोकर्स हैं उनके साथ अपने आप को एडजस्ट करना, उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना, वो बहुत मुश्किल नज़र आता है। जो अली अमीन गंडापुर की बात है, अली अमीन गंडापुर जो है उनकी अपनी सर्वाइवल का भी इशू है और उसकी एक वर्किंग रिलेशनशिप है। तो वो इमरान खान की एक ज़रूरत भी है कि ये तो नहीं है कि सारे बंदे वो इस्टेब्लिशमेंट को गालियां दे के तो इनके साथ अडयाला जेल में बंद होंगे। किसी ने मुज़ाकरात करने हैं, कोई बंदा इनको बाहर भी तो चाहिए, तो वो अली अमीन की सूरत में इनके पास मौजूद है। लेकिन उससे ज़्यादा अफादियत नहीं है। ये नहीं है कि अली अमीन जो है वो कोई दूसरी साइड को इतना ज़्यादा वो कायल कर सकते हैं। क्या वो अली अमीन जो है इमरान खान की गारंटी दे सकते हैं? वो नहीं दे सकते। तो लिहाजा वो बातें बस इसी तरह चलती रहेंगी। इससे आगे मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो जलसा है
ये भी शायद एक बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर बन जाएगा इनके लिए कि क्या हम जलसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी पहले को 2 दफ़ा तो इनका जलसा कैंसिल हो चुका है। अब जो है 8 सितंबर की दोबारा बात है, इन्होंने इंतज़ामिया ने इनको एक दफ़ा तो कह दिया जी कि हम 8 सितंबर को अलाउ करेंगे, क्या पता ये 7 को फिर कह दें जी कि कोई नई एक इंटेलिजेंस अलर्ट जारी हुआ है, तो अभी जो है मसाइल दोबारा से पैदा हो गए हैं, तो लिहाजा हम अलाउ नहीं कर सकते। या अगर आपने करना है तो हम आपको कहते हैं कि आपने अपने रिस्क पे करें। जब वो अपने रिस्क पर करेंगे तो फिर जो है कोई भी स्टोरी हो सकती है उधर। तो लिहाजा मुझे तो ये भी इनका 8 वाली सूरत हाल भी कोई इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही। मुनीफा साहब, जब 22 का जलसा हुआ मनसूख इमरान खान साहब के लिए, ज़ाहिर है सुबह 7 बजे अगर अडियाला खोली गई, अलीमा खान साहिबा ने अगर अपनी पार्टी के लोगों पर तनकीद की तो इस्टेब्लिशमेंट पर भी तनकीद की कि जब ज़रूरत पड़ी तो आपको इमरान खान से ही मिन्नतें करनी पड़ी, जलसा मनसूख कराना पड़ा। उसके बाद पार्टी इसको प्रेजेंट इसी तरह करती है कि इमरान खान साहब ने बहुत बड़े पन का सारी की सारी सूरत हाल में मुजाहरा किया, और अब जो 8 सितंबर को होगा उसमें तो धमाल होगा, बड़ा ज़बरदस्त जलसा होगा। मगर फिर खान साहब खुद भी कहते हैं कि पार्टी से गालियाँ पड़ रही हैं, पार्टी में तकसीम बढ़ गई है। अब बरवत साहब खुद इस बात का इज़हार कर रहे हैं, उन्होंने तो फासला इख्तियार कर लिया कि नाकाम हुआ तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं। क्या कहीं ना कहीं प्रैंक हो गया पीटीआई के साथ, बेवकूफ बनाया गया पीटीआई को? क्योंकि इमरान खान साहब जलसे के मनसूखी के अगले दिन बड़े खुश थे सहाफियों से बात करते हुए कि जैसे एस्टैब्लिशमेंट से हमारा राब्ता बहाल हुआ है और हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। शाहजेब साहब, बात यह है कि यकीनी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता किया गंडापुर साहब से, लेकिन उस राब्ते के अंदर कोई इल्तिजा नहीं थी। हालात बताए कि ये मामला है तो ये आप बताएं। उधर जो रिस्पांस आया वो ये कि नहीं, हम एट आर ओन तो नहीं कर सके, हमें तो खान साहब के से बात करनी पड़ेगी। तो फिर मुलाकात अरेंज करवाई गई, जो कि पंजाब हुकूमत में भी बहुत से लोगों को नहीं पता थी। सुबह 7 बजे दरवाजे खोले गए, खान साहब आराम फरमा रहे थे, सवाती साहब तशरीफ़ ले गए, गुफ्तगू हुई, वहाँ किसी ने मिन्नत नहीं की, बताया कि ये मामला है। इमरान खान साहब ने वसतुल कल्बी या एक पॉजिटिव जेस्चर दिया। लेकिन मैंने उसी रोज़ अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी अर्ज़ किया था कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब समेत खुद इमरान खान साहब भी इस्तेमाल हो गए इस चक्कर में, क्योंकि उन्होंने जेस्चर तो शो कर दिया, बट व्हाट वाज द आउटकम? डिविडेंड क्या था उसका? डिविडेंड 0 था, डिविडेंड तो कुछ नहीं मिलना था। वो तो बाकायदा तौर पर बताया कि एक इंतज़ामी मजबूरी है, आप जलसा नहीं कर सकते, हमने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है लेकिन नहीं कर सकते। कुछ लोग तो इंतज़ामिया में ये भी क्लेम करते हैं कि कुछ पीटीआई के दोस्त खुद भी हैं जिनके बारे में वो कहते हैं कि उन्होंने हमें कहा है प्लीज़ हमारे नाम रिवील ना करें। वो चाहते थे कि जलसा हो ही ना उस तारीख को, कि हमारे गले पड़ जाएगा, ऑलरेडी हम बहुत मुसीबतों में हैं, तो हम अपने खिलाफ नए मामला नहीं खोलना चाहते। इसीलिए तो इतनी कन्फ्यूजन थी कि सुबह 8 बजे तक शुएब शाहीन साहब एक टेलीविजन प्रोग्राम में कह रहे थे कि नहीं ये फेक न्यूज़ है, जलसा कोई मंसूख नहीं हुआ। प्रॉपर डिस्कनेक्ट था विद इन पीटीआई। लेकिन इस पूरे मामले पर तहरीक इंसाफ इस्तेमाल हुई और मेरे ख्याल में जो आखिरी हंसी थी, द लास्ट लाफ, वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को एक दफ़ा फिर मिला। अब जो भी उमर चीमा साहब कह रहे हैं कि वो जलसा अगला भी नहीं करेंगे तो या नहीं कोई होने देगा, तो फिर तहरीक इंसाफ क्या कर पाएगी? लेकिन मुझे समहाउ लगता है कि जलसा हो भी जाए तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या तो जलसा होने से इमरान खान साहब की मुश्किलें कम हो जाएं, वो नहीं हो रही। जलसे तो वो सवाबी में भी बहुत बड़ा जलसा करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत बड़े जलसे किए हैं उन्होंने, लेकिन क्या उससे कोई फ़र्क पड़ा? अगर वो तरनौल पे कर लेंगे तो वहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क शाहजेब साहब पड़ेगा जब आपको एक बड़ा मेजर शिफ्ट नज़र आएगा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी के अंदर, और वो इन स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर इन हालात को देखते हुए वो फ़र्क नज़र नहीं आ रहा कम अज़ कम। और मैं दोबारा कहूँगा बहुत मोहतात तरीके से कि बहुत से मामलात और फैसले शायद इस साल ही हो जाएं, बहुत से इश्यूज़ के हवाले से। बहुत शुक्रिया, तज़िया आपने सुना। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मईशत के हवाले से अगस्त के अहम आदाद-ओ-शुमार सामने आ गए हैं और 3 साल बाद मुल्क में महंगाई एक बार फिर सिंगल डिजिट में आ गई है। अगस्त में महंगाई के आदाद-ओ-शुमार तवक्कात से बेहतर आए हैं और महंगाई 9.6% रिकॉर्ड की गई है। यानी बजट में लिए गए इजाफी टैक्सेस और दीगर इकदाम के बाद जो महंगाई में मज़ीद इजाफे के खदशात थे वो अभी तक नज़र नहीं आए हैं, जिसका जिक्र स्टेट बैंक ने अपनी पिछली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में भी किया था और कॉशियस स्टांस बरकरार रखते हुए 29 जुलाई के इजलास में शरह सूद में सिर्फ 1% की कमी करके डिस्काउंट रेट को 19.5% कर दिया था। हालांकि जून में महंगाई 12.6% तक गिर गई थी और उस वक्त भी सवाल उठ रहा था कि शरह सूद को ज़्यादा कम किया जाना चाहिए। और अब सवाल उठ रहा है कि 12 सितंबर को होने वाले मॉनेटरी पॉलिसी के इजलास में शरह सूद में कितनी कमी की जाएगी, क्योंकि इस वक्त महंगाई 9.6% मगर शरह सूद 19.5% है। यानी रियल इंटरेस्ट रेट्स तकरीबन 10% पॉजिटिव हैं और हुकूमत की टैक्स आमदनी का बड़ा हिस्सा ज़्यादा शरह सूद
होने की वजह से सूद की अदायगियों में जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ गुज़िश्ता चंद माह में इसी ज़्यादा शरह सूद की वजह से हुकूमती टी-बिल्स में तकरीबन $500 मिलियन की बैरूनी सरमायाकारी आई। इस सरमायाकारी को भी शरह सूद बुलंद रखने की एक मुमकिन वजह करार दिया गया था। और दूसरी तरफ गुज़िश्ता साल अगस्त में महंगाई 27.4% थी, इस साल अगस्त में 9.6% आई है, यानी हाई बेस इफेक्ट ने भी महंगाई नीचे लाने में अहम किरदार अदा किया है। एक तरफ महंगाई की शरह में हुकूमती टारगेट से भी ज़्यादा तेज़ी से कमी आई है, तो दूसरी तरफ अगस्त के महीने में हुकूमत अपना टैक्स टारगेट हासिल करने में नाकाम हो गई है। FBR के मुताबिक जुलाई और अगस्त में टैक्स वसूली का हदफ 1554 अरब रुपए था, मगर FBR ने टारगेट से 98 अरब रुपए कम यानी 1456 अरब रुपए टैक्स जमा किया, जिससे पहले क्वार्टर के टारगेट का हुसूल मुश्किल नजर आ रहा है। हुकूमत ने IMF के साथ इस माली साल के पहले क्वार्टर यानी जुलाई से सितंबर के लिए 2652 अरब रुपए का टैक्स टारगेट तय किया था, और इस टारगेट के हुसूल के लिए अब FBR को सिर्फ सितंबर के महीने में तकरीबन 1200 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करना है। और अगर ये टारगेट पूरा नहीं होता तो IMF की तरफ से मिनी बजट लाने और मजीद टैक्सेस लगाने का दबाव बढ़ सकता है। हालांकि हुकूमत ने पहले ही इस माली साल के बजट में 1800 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाए हैं। पहले से टैक्स देने वाले तबकों पर, खासतौर पर तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ बढ़ा दिया है। अहम बात यह है कि जुलाई और अगस्त के 2 माह में FBR ने इनकम टैक्स की मद में 616 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया है। हालांकि टारगेट 580 अरब रुपए का था, यानी टारगेट से 36 अरब रुपए ज़्यादा। मगर सेल्स टैक्स की मद में टारगेट 611 अरब रुपए का था, मगर इकट्ठा किया 572 अरब रुपए, यानी टारगेट से 39 अरब रुपए कम। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में टारगेट 135 अरब रुपए का था, मगर टारगेट से 39 अरब रुपए कम, यानी 96 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया गया। कस्टम ड्यूटी की मद में टारगेट 228 अरब रुपए का था, मगर टारगेट से 56 अरब रुपए कम, यानी 172 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया गया। और इसी तरह 2 माह में इनकम टैक्स के अलावा बाकी तमाम हेड्स में टारगेट से कम टैक्स इकट्ठा होने की वजह से 98 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल देखा गया है। खुद FBR के मुताबिक हुकूमत का जुलाई और अगस्त का टैक्स टारगेट 1554 अरब रुपए था, मगर इन 2 माह में 1588 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया गया। ताहम गुज़िश्ता बरस से 44% ज़्यादा यानी 132 अरब रुपए के रिफंड जारी किए गए, जिससे नेट रेवेन्यू 1456 अरब रुपए रहा। FBR के मुताबिक डोमेस्टिक टैक्सेस में तो 35% का इजाफा देखा गया, मगर दरामदाद में कमी की वजह से इंपोर्ट पर टैक्स कलेक्शन अपना मोमेंटम बरकरार नहीं रख सकी। अगस्त के महीने में दरामदाद में डॉलर्स में 2.2% और रुपयों में 7% की कमी आई, जबकि ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी वाले आइटम्स की दरामदाद में कमी की वजह से भी कस्टम ड्यूटीज़ और दीगर टैक्सेस में कमी आई। मगर साथ ही FBR ने दावा किया है कि पहली सेमाई का टारगेट हासिल कर लिया जाएगा, क्योंकि सितंबर में मुआशी सरगर्मियों में तेज़ी आएगी, दरामदाद में भी इजाफा देखा जाएगा, जिसकी वजह शरह सूद में कमी और दीगर हुकूमती इक़दामात हैं। जबकि FBR में डिजिटाइजेशन और दीगर इक़दामात की वजह से टैक्स कलेक्शन में इजाफे में मदद मिलेगी। अब FBR तवक्को कर रहा है कि सितंबर के महीने में तकरीबन 1200 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करके जुलाई से सितंबर तक की सेमाई का IMF के साथ सेट किया गया 2652 अरब रुपए का टैक्स टारगेट इकट्ठा हो जाएगा। ये अहम होगा क्योंकि अभी तक IMF ने अपने सितंबर की बोर्ड मीटिंग के एजेंडा में पाकिस्तान को शामिल नहीं किया है, क्योंकि पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग की मद में $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करना है, जिसके लिए हुकूमत ने दावा किया है कि बैरूनी कमर्शियल बैंकों से जल्द कर्ज मिल जाएगा और पाकिस्तान को सितंबर में IMF से मंजूरी के बाद नया प्रोग्राम भी मिल जाएगा। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत मोहम्मद सुनील साहब। मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन 3 साल बाद ये नंबर हासिल हुआ है। ज़ाहिर है जो इंटरेस्ट रेट्स हैं अब वो तकरीबन 10% पॉजिटिव है, रियल इंटरेस्ट रेट्स। क्या किस तरीके से देख रहे हैं आप इस सूरत हाल को? क्या शरह सूद में बहुत बड़ी कमी देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाहज़ेब भाई। देखें, इन्फ्लेशन जिस तरीके से कम हो रहा है, यानी उसके बढ़ने की रफ्तार जो कम हो रही है, वो तवक्कुआत से काफ़ी बेहतर है। आज से 3-4 माह पहले हम ये नहीं समझ रहे थे कि ये सिंगल डिजिट हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन थी कि 13 से 16 के बीच में रहेगा, बट अब बज़ाहिर लग रहा है कि पिछले 4 माह का ट्रेंड देखते हुए, जिसमें ईयर ऑन ईयर भी 10 से 12% के बीच में है और मंथ ऑन मंथ भी 1% इससे कम है, तो इसको देखते हुए लग ये रहा है कि जो सेंट्रल बैंक का टारगेट है 11.5 से 13.5 वो बआसानी अचीव हो जाएगा। मगर एक आम आदमी को शायद इसलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा इस इन्फ्लेशन का, क्योंकि 2 साल में अगर देखें तो अगस्त 2022 में अगर एक चीज़ जो 100 रुपए की थी वो पिछले साल 27% बढ़ी, इस साल 9.5% बढ़ी, तो वो 2 साल में 100 रुपए की 140 हो गई है। मगर जो इकोनॉमिस्ट हैं या पॉलिसी मेकर हैं वो ईयर ऑन ईयर और मंथ ऑन मंथ को देखते हैं, तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बड़ी तेज़ी से कम होंगे। और इसका इशारा जो है मनी मार्केट ऑलरेडी दे रही है कि जहाँ पे 1 साल का जो पेपर है वो कोई 16.5 पौने 17 हो गया है।
तो उम्मीद ये की जा रही है कि चूंकि ये तवक्कुआत से ज़्यादा कमी है इन्फ्लेशन की, तो आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में भी हम कमी देखें। मतलब साथ ही क्या कोई अनसर्टेनिटी है आईएमएफ के प्रोग्राम को लेकर कि अभी तक पाकिस्तान एजेंडे पर नहीं आया है, सिर्फ $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप, मगर फिर जो 2 महीने का टैक्स है उसमें कोई कलेक्शन में 98 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। एफबीआर दावे तो कर रहा है, मगर अगर ये प्रोलॉन्ग करता है आईएमएफ नई कंडीशंस लगा सकता है, मिनी बजट का मुतालबा कर सकता है, इस अंदेशे का भी इज़हार किया जा रहा है। नहीं, अनसर्टेनिटी तो बिल्कुल है, आपने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि इस हुकूमत का से ये उम्मीद थी, चूंकि एक टेक्नोक्रेट प्रोफेशनल फाइनेंस मिनिस्टर हैं और पिछली जो केयर टेकर हुकूमत में वो बड़ा स्मूथली हो रही थी, सारे जो रिव्यूज थे वो बहुत स्मूथली जा रहे थे, हर चीज़ टाइम पे हो रही थी। तो थोड़ा सा ये सेटबैक ज़रूर है, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के जो पिछले 10-15 साल में जो भी आईएमएफ से मुज़ाकरात हुए उसमें 1-2 माह ऊपर हो जाना एक नॉर्मल बात थी। अभी रिसेंटली श्रीलंका का जो हुआ उसमें काफ़ी डिले हुआ, तो मेरे ख्याल में कोई बहुत चौंका देने वाली बात नहीं है। और अभी सेंट्रल बैंक के गवर्नर का भी बयान आया था, वो भी कह रहे थे कि एडवांस स्टेज पर है। तो अनसर्टेनिटी ज़रूर है, मगर चांसेस यही है कि कुछ हफ्तों में वो तय पा जाएगा, और यही एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जो मार्केट्स के लिए भी और जो कमेटी बैठेगी उसके लिए भी, कि जो रेट कम करने के लिए कि आईएमएफ से क्या डेवलपमेंट हो रही है। जहाँ तक आपने एफबीआर के रेवेन्यू की बात कही, वो भी तवक्कुआत से कम कलेक्ट हुआ है। उसका रीज़न शायद ये भी है कि इन्फ्लेशन तेज़ी से नीचे आ गया। उसका रीज़न ये है कि शायद ग्रोथ जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी नहीं हुई। मगर आईएमएफ के जो पिछले प्रोग्राम को देखते हुए लग रहा है कि शायद एफबीआर का टारगेट, प्राइमरी जो टारगेट होते हैं आईएमएफ के, जिसको हम क्वांटिटेटिव टारगेट्स कहते हैं, वो ना हो। क्वांटिटेटिव टारगेट्स में नॉर्मली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी सरप्लस होता है। तो अगर रेवेन्यू कम हुआ है, हुकूमत खर्चे कम करके जो प्राइमरी सरप्लस का टारगेट अचीव कर लेती है, तो मेरे ख्याल में आईएमएफ को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक और बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है और वो खबर बड़ी होती जा रही है। क्या तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम पर नोटिस लिया हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में फुल कोर्ट इस केस की 19 सितंबर को समाअत करेगा। इससे पहले इस केस की समाअत 8 जुलाई को हुई थी, जब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की थी और समाअत के दौरान रिमार्क दिए थे कि जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ मुहिम में मुलव्विस होगा वो अपनी गर्मियां अडियाला जेल में गुजारेगा। इससे पहले 5 जुलाई को कराची के शहरी इरफान मजहर की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया था, जबकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम भी चलाई जा रही थी, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस मामले पर 8 जुलाई को ही फुल कोर्ट का इजलास तलब किया था और फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करते हुए उनके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया था। इस बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ भी शामिल हैं। बेंच ने उसी दिन पहली समाअत करते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया था और फिर इस केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी गई थी, मगर 19 सितंबर को समाअत से पहले ही एक अहम पेशरफ सामने आ गई। 31 अगस्त को जामे कराची के सिंडिकेट का इजलास हुआ, जिसमें कानून के एक साबिका तालिब इल्म की डिग्री मंसूख करने की मंजूरी दे दी गई है। लेकिन इस इजलास से पहले कराची में ही एक और वाक़या पेश आया, जब जामे कराची के सिंडिकेट के रुकन और अप्लाइड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद सिंडिकेट के इजलास में शिरकत के लिए निकले, मगर उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया और कई घंटों तक मुख्तलिफ थानों में ज़ेरे हिरासत रखकर रिहा कर दिया। रिहाई के बाद डॉक्टर रियाज ने बताया कि मुझे पहले 4 घंटे तक न्यू टाउन थाने में रखा गया, फिर बहादुराबाद थाने लाया गया और वहाँ से ब्रिगेड थाने पहुंचा दिया गया। डॉक्टर रियाज ने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें जानबूझकर सिंडिकेट इजलास में शिरकत से रुकने की कोशिश की गई, जिसमें कानून के एक साबिका तालिब इल्म की डिग्री मंसूख करने का मामला डिस्कस होना था। डॉक्टर रियाज ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिका तालिब इल्म की डिग्री मंसूख करने वाली जामे कराची की कमेटी सिंडिकेट की मंजूरी से कायम नहीं की गई और उसने साबिका तालिब इल्म को मौक़िफ़ पेश करने का मौका भी नहीं दिया। इसके जवाब में जामे कराची के सिंडिकेट के रुकन डॉक्टर हसन औज ने कहा कि कमेटी सिर्फ इस एक केस के लिए कायम नहीं की गई है, बल्कि ये हमेशा
हमेशा मौजूद रहती है और उसके अरकान अपने ओहदे के लिहाज से तब्दील होते रहते हैं। कमेटी उसी वक्त तालिब इल्म को तलब करती है जब वो अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है। इसके अलावा जियो न्यूज़ को मिलने वाले जामे कराची के शोबा इम्तिहानात के दस्तावेज़ात के मुताबिक मज़कूरा तालिब इल्म 1989 में वजाहत के लिए पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद 3 साल के लिए यानी 1992 तक उनके दोबारा इम्तिहान में बैठने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके साथ ही जामे कराची की अनफेयर मीन्स कमेटी की रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें कानून के साबिका तालिब इल्म की डिग्री से मुताल्लिक केस सिंडिकेट को भेजने की मंजूरी दी गई थी। कमेटी का इजलास 17 अगस्त 2024 को हुआ, जिसमें चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर मुसर्रत के अलावा जामे कराची के रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर वहीद, इस्लामिक स्टडीज़ के डीन प्रोफेसर जाहिद, फार्मेसी के डीन प्रोफेसर हारिस, मेडिसिन की डीन प्रोफेसर फरीदा, एजुकेशन की डीन प्रोफेसर शगुफ्ता, स्टूडेंट एडवाइज़र डॉक्टर नौशीन, गर्ल्स हॉस्टल की प्रोवोस्ट प्रोफेसर समीना, बॉयज़ हॉस्टल के प्रोवोस्ट डॉक्टर मुस्तफ़ा, स्टूडेंट्स गाइडेंस काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट ब्यूरो की डायरेक्टर डॉक्टर गज़ल और प्रोफेसर नईम खालिद के अलावा कंट्रोलर एग्जामिनेशन ने शिरकत की। इजलास में 15 अगस्त को प्रिंसिपल इस्लामिया लॉ कॉलेज की तरफ से लिखे गए खत पर गौर किया गया, जिसमें अनफेयर मीन्स और एडमिशन के बगैर इनरोलमेंट लेने का केस था। केस के मुताबिक कानून का तालिब इल्म 21 दिसंबर 1988 को पेपर में अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करता हुआ पाया गया और जिस इनरोलमेंट नंबर को इस्तेमाल किया गया वो नईमुद्दीन नामी तालिब इल्म का था। रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा तालिब इल्म अगले साल यानी 1989 में भी इम्तिहान में बैठा और इस दफ़ा इम्तियाज़ लाही नामी तालिब इल्म का इनरोलमेंट नंबर इस्तेमाल किया और इसके बाद 1991 में एक नए इनरोलमेंट के साथ LLB पार्ट 2 का इम्तिहान दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तालिब इल्म ने दावा किया कि वो इस्लामिया लॉ कॉलेज का बाकायदा तालिब इल्म रहा है, जबकि कॉलेज प्रिंसिपल के ख़त के मुताबिक इस नाम का तालिब इल्म कॉलेज के लिए बिल्कुल अजनबी है और वो 1982 से 1991 तक कभी कॉलेज का तालिब इल्म नहीं रहा। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कोई सबूत नहीं है कि तालिब इल्म को दोबारा बहाल किया गया हो, इसलिए कमेटी ये केस मजीद कार्रवाई के लिए सिंडिकेट को भिजवाती है। इसके बाद 31 अगस्त को जामे कराची की सिंडिकेट का इजलास हुआ, जिसमें तालिब इल्म की डिग्री मनसूख करने की मंजूरी दे दी गई। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।